नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा पत्रकारिता जीवन करीब करीब 4 दशक का है और इन 4 दशक के पत्रकारिता जीवन में करीब 38 वर्ष तक मैं प्रिंट मीडिया में रहा हूँ। एक दौर था जब समाचार पत्रों में किसी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी नेता के बारे में अगर सिंगल कॉलम खबर भी छपती थी तो उसका नोटिस लिया जाता था। उस पर फाइलें शुरू हो जाती थी, जवाब तलबी शुरू हो जाती थी, जवाबदेही शुरू हो जाती थी। लेकिन बाद के वर्षों में हमने एक दौर ये भी देखा कि प्रिंट मीडिया में यानी समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, चाहे आप 5-5 पेज के कितने भी लंबे चौड़े लेख छाप लीजिए, रिपोर्टाज प्रकाशित कर लीजिए, उनका असर होना कम हो गया। और एक दौर तो ऐसा भी आया जब प्रिंट मीडिया को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि ये तो पेड मीडिया है और लोग कुछ भी पैसा दे करके छपवा सकते हैं। एक तरीके से प्रिंट मीडिया को भ्रष्ट किया गया और ये भ्रष्ट करने वाले अलग अलग सेक्टर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसका अपना एक प्रभाव था और बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हुआ करता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक दौर के बाद स्लॉट खरीदे जाने लगे, यानी आधे घंटे का, 1 घंटे का स्लॉट खरीदा, मीडिया हाउसेस को उतना पेमेंट किया, अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना हो, राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की जनसभाएं लाइव दिखानी हो, उनका भाषण लाइव दिखाना हो, या दूसरे तरीके जो अलग अलग सेक्टर, उन्होंने भी एक तरीके से पहले प्रिंट मीडिया की जो विश्वसनीयता थी उसको एक तरीके से ख़त्म किया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किया गया, फिर पोर्टल्स आ गए तो पोर्टल्स के साथ भी यही व्यवहार किया गया। जो एक वैकल्पिक मीडिया माना गया सोशल मीडिया, इसमें फेसबुक भी है, इसमें ट्विटर भी है, इसमें दूसरे सोशल मीडिया मंच भी हैं, इनमें यूट्यूब भी है। और आप जानते हैं कि जो इस समय यूट्यूब चैनल्स हैं उनकी कितनी बड़ी विश्वसनीयता है, क्योंकि ये एक वैकल्पिक मंच भी है, ये स्वतंत्र भी है। इस पर जो लोग आए हैं इधर के वर्षों में, वो या तो बहुत ही सिद्धस्त लेखक हैं, मीडिया से जुड़े रहे हैं, प्रिंट मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, कुछ अच्छे लेखक भी आ गए हैं। उनकी जो समझ है अलग अलग विषयों को लेकर के वो भी बहुत कहना चाहिए कि बहुत विशाल है और गहरी है। इसलिए आप देख रहे होंगे, मैं और भाऊ तोरसेकर दोनों ही हाल में जयपुर गए थे, जहां जयपुर डायलॉग्स की ओर से उनका एक सालाना कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था और पिछले वर्ष भी हम लोग गए थे। और वहाँ जो राष्ट्रवादी हैं उनका एक तरीके से जमावड़ा रहता है, अलग अलग विषयों पर वहाँ सेशन होते हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं। इस साल भी करीब 12 सेशन हुए हैं और अलग अलग विषयों पर बहुत ही गहन मंथन हुआ है और विचार लोगों ने सुने हैं, जो वहाँ उपस्थित थे वो भी और जो ऑन एयर ये लाइव जा रहा था उसमें भी। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे आए हैं इधर जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अनुभव ये कि एक बार मैं और भाऊ साथी थे औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, जो आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक कार्यक्रम के इतर मुझे कुछ ऑफ़र किया गया कि साहब अगर आप फला के समर्थन में कुछ वीडियो बना दें तो आपको इतनी धनराशि दे दी जाएगी। यहाँ भी जयपुर में भी एक अलग से मुझे एक ऑफ़र आया कि मध्य प्रदेश पर जो फला चैनल का एक सर्वे आया है उस पर अगर आप एक वीडियो बना दें तो आपको इतनी धनराशि दे दी जाएगी। तो मैं भाऊ से इस विषय पर बात कर रहा था कि भाऊ, पहले प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता को ख़त्म किया गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता को ख़त्म किया गया, अब ये जो एक वैकल्पिक और बहुत ही विश्वसनीय एक मंच मिला है और जिस पर हम अपनी बात पूरी स्वतंत्रता के साथ, तटस्थता के साथ रख रहे हैं
और उसको पसंद भी किया जा रहा है। हमारे सब्सक्राइबर इस बात के द्योतक हैं कि हम लोगों को पसंद किया जा रहा है। तो इस मीडिया को भी, इस मंच से जुड़े हुए लोगों को भी खरीदने की कोशिशें हो रही हैं। तो मेरे साथ आज भाऊ हैं और भाऊ ने सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम इस पर एक प्रोग्राम करें। तो भाऊ, ये सब जो अब चल रहा है, इसको लेकर के आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि कुछ भी जब लोगों के सामने रखा जाता है तो पेश करने वाला है, उसकी विश्वासार्हता बहुत अहम होती है। अब देखिए, हमारे यहाँ तो इतना नहीं होता, लेकिन मैंने अमेरिका में देखा है कि कोई भी साक्षीदार लाया जाता है तो वो साक्ष्य देने वाला जो है उसकी ईमानदारी की पहली टेस्ट होती है। मैंने इस साइड के वकील हो, उस साइड के वकील हो, उसके बारे में दलीलें पेश करते हैं और जो उनकी क्या होती है उसको बोलते हैं 12 लोग बिठाए जाते हैं, उनको भी चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग निर्विवाद न्याय कर सके। तो जो विश्वासार्हता होती है वो सबसे अहम होती है। और एक बात और मैं बता दूं, देखो, आप सामने से जा रहे हो, किसी अनजान शहर में हो, इलाका अनजान है, फिर भी सामने से कोई दो इंसान आ रहे हैं तो आप उनको डरोगे नहीं, क्योंकि ये भी इंसान है, मैं इंसान हूँ। हम सहजीवन मानते हैं, सह अस्तित्व मानते हैं, कोई एग्जिस्टेंस मानते हैं, तो हम डरेंगे नहीं। लेकिन आप जा रहे हैं और सामने से अगर कोई चित्ता आ रहा है, कोई शेर आ रहा है, कोई लोमड़ी आ रही है, सांप आ रहा है, तो आप डर जाओगे। और आप डर जाओगे तो वो भी जानवर डर जाता है। क्यों डर जाता है? कि हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो इंसान इंसान को मारेगा नहीं, जख्मी नहीं करेगा। ये जो विश्वास है वो दो इंसानों के बीच का पहला रिश्ता होता है। बाद में हम सब नातों के नाम देते हैं, वो छोड़ दीजिए। तो वैसे ही आप जब किसी को कुछ बता रहे हो तो एक बात होती है, माँ बच्चे को कुछ बता रही है तो माँ से बच्चे सीखते हैं और वो मानते हैं कि मेरी माँ बता रही है तो गलत नहीं हो सकता। तो ये जो होता है उसको विश्वास बोलते हैं। तो पत्रकारिता हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या अब आया हुआ सोशल मीडिया हो, या अब जो बहुत माहिर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, वो यूट्यूब जैसा विजुअल मीडिया हो, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको जो लोग सुनना चाहते, जो लोग देखना चाहते, उनका विश्वास बना रहे। जिस दिन विश्वास उठ गया, काम खत्म हो गया। और विश्वास क्यों उठेगा? अगर आप जो कुछ पेश कर रहे हो उसमें कुछ भी झूठ है, आप कुछ बेचना चाहते हो, ऐसा जब सुनने वाले को, देखने वालों को लगेगा तो उसका विश्वास उठ जाएगा, उसका विश्वास उठ जाएगा। और जब उसका विश्वास उठ जाता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि वो सिर्फ आप पर से विश्वास नहीं उड़ेगा, उसको दूसरे किसी पर भी विश्वास रखना मुश्किल हो जाता है। तो हम दो तरीके का नुकसान करते हैं। हम एक तो अपनी विश्वासार्हता कम करते हैं और सामने वाले को किसी पर विश्वास रखने से डराते भी हैं। इसलिए मैंने ओमकार जी को बोला कि जो ऐसे कुछ ऑफर, मुझे भी ऑफर मिले, बार बार मिले, मैंने उनको, यानी डायरेक्टली नहीं मिले, मुझे तो बहुत लोग जानते हैं कि ये बहुत गुस्सैल इंसान है, उससे डायरेक्टली बात करना को कहीं ना कहीं से आपको संकेत दिए जाते हैं कि भाई इससे आपका फ़ायदा होगा, उससे आपका फ़ायदा होगा। तो मैं वही नहीं मानता, फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं होता। देखो, मुझे जो कहना है वो मैं खुले दिल से बताऊँ और सुनने को लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वही मैं मेरा फ़ायदा मानता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ कहना है, 75 साल की उम्र के बाद मेरे पास जो कुछ अनुभव इकट्ठा हुआ है, तो हर दिन जो कुछ घटनाएं घटती है उसका मैं एक एक्सप्लेनेशन, खुलासा करके कुछ बता रहा हूँ। तो उस पर अगर लोगों का विश्वास है, उसमें मैं थोड़ी सी भी मिलावट करूँ तो सामने वाला अगर समझ जाए तो मुझसे टूट जाएगा। तो वो टूटना चाहिए, इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और एक एक करके क्या हो रहा है कि देखो, प्रिंट मीडिया का विश्वास खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, लोग जानते हैं कि एजेंडा बोल रहे हैं,
अब देखिए, हम जब जयपुर में थे तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स मिले थे, विश्लेषक मिले थे। तो प्रदीप भंडारी करके जो सेफोलॉजी करने वाले हैं वो तो मिले थे वहाँ। तो हमारी बात हुई थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को कितनी सिंपैथी है, क्योंकि मुंबई का मीडिया जोर शोर से उद्धव के लिए कितनी सिंपैथी है, उसको चीफ मिनिस्टर से हटाया गया इसलिए आम जनता गुस्से में है, वगैरह 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 बता जा रहा था। लेकिन कल परसों जो 2200 से ज़्यादा ग्राम पंचायत चुनाव हुए, उस चुनाव में वही उद्धव ठाकरे की पार्टी 6ठे नंबर पर चली गई। तो फिर मीडिया बता रहा है पिछले 1.5 साल से वो सब सिंपैथी सहानुभूति कहाँ चली गई। मतलब वो लोग झूठ बोल रहे थे, ये आम इंसान तो जानता है। तो सिंपैथी मीडिया की थी, जनता की नहीं थी, ये तो साफ हो गया। तो भंडारी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप बोल रहे थे तो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि मैं लोगों के दिमाग में चल रहा है वो देखता हूँ, सुनता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। तो मीडिया आपको कितना भी झूठ बोल दे, मीडिया की विश्वासनीयता खत्म हो जाती है, लोगों की नहीं होती, क्योंकि लोग अपने दिमाग से चलते हैं। तो ये जो एक और बात है, एक देखो पैरासाइट जो होता है, मच्छर होगा, खटमल होगा, वो खुद की ज़िंदगी खुद नहीं जी पाते, वो हमारा खून चूसते हैं। ये जो हमारी लोकप्रियता हो या कुछ 10,000 लोग हो या 25,000 2 लाख लोग हमको सुनना चाहते, तो ये पैरासाइट जैसे घुसना चाहते कि हमारा एजेंडा तुम्हारे सब्जेक्ट में घुसा दो। तो उनसे मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स वगैरह जो है, जो सक्सेसफुल हुए हैं यूट्यूब पर हो, सोशल मीडिया में हो, तो वो सावधान रहे। आप जो बोल रहे हैं तो जो सुन रहे हैं उनकी आस्था का सम्मान रखें, खुद को ना बेचे। पर इन घटनाओं से भाऊ एक बात तो पता चली कि यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय लोग हैं, इसका मतलब वो बिकने को तैयार तो हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर आ गए हैं इस क्षेत्र में भी कि जो इस तरह से किसी न किसी से कुछ फेवर ले रहे हैं और उनको फेवर दे रहे हैं। तो यहाँ भी एक खतरा तो उत्पन्न दिखाई दे रहा है हम लोगों को। हाँ बिल्कुल, देखो वही तो होता है ना। देखो हमारे मराठी में या कहीं बोला जाता है कि भाई जिस झाड़ पर फल होते हैं उस पर तो पत्थर मारा जाता है। तो अगर इसको फल आ रहे हैं तो उसका फ़ायदा हम भी उठाने की कोशिश करें, ये तो सोचने वाला सोचेगा। लेकिन जिसका पेड़ है या खुद पेड़ है उसको सोचना चाहिए कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये बेचकर पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसे से पेड़ नहीं पलते। ये पेड़ को सोचना ज़रूरी होता है। पेड़ जिसने लगाया वो तो धंधा करना चाहता है। अब और एक बात आप समझ लो कि किसी भी ऐड में शाहरुख खान होगा, अमिताभ बच्चन होगा, तो उनको दिखाने का मतलब होता नहीं, लेकिन उनके ज़रिए कोई उत्पाद जो होता है, माल जो होता है, वो बेचने की कोशिश होती है। और जो अब एक बात होती है कि अमिताभ बच्चन को दिखाया है या शाहरुख को या किसी अभिनेता को दिखाया, तो एक बार इंसान खरीद लेगा, वो ना ऐसी बात नहीं है, खरीद लेगा। लेकिन अगर माल में दम नहीं है तो अगले अमिताभ बच्चन अगला जहां मॉडल होगा वो भी माल बदनाम हो जाता है। इसलिए जो कुछ आप बता रहे हो हम भी बता रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी के साथ बोल रहे हैं, तो हम जितना आकलन करते हैं कि भाई इसमें सच्चाई कौन बता रहा है तो हम उसके बारे में बोलेंगे। अब बात ये होती है कि अगर हमारे बोलने में कुछ नकली माल आ जाता है तो हमारी विश्वासार्हता खत्म होगी, और जब विश्वासार्हता खत्म होगी तो फिर आपकी जो टीआरपी होती है या आपको सुनने वाले देखने वाले हैं उनका आप पर से भरोसा उठ जाएगा। तो जब आप पर से भरोसा उठ जाएगा तो वही लोग हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाएंगे। देखिए आज तक ये लोग प्रिंट मीडिया को ऐड दे रहे थे, प्रिंट मीडिया को बोल रहे थे कि आप हमारे लिए ऐसा ऐसा आर्टिकल लिखो, फिर बोल रहे थे कि आपका जो 24 घंटे का चैनल चल रहा है उसमें 15 मिनट हमारा ये एजेंडा चला लो।
तो अब अगर उसका प्रभाव जनमानस पर नहीं हो रहा है तो जिसका प्रभाव जनमानस पर हो रहा है उसकी तरफ ये कुछ ऑफर लेके आते हैं। तो ऑफर मत लो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन आपकी विश्वासार्हता घटनी नहीं चाहिए। जो नए हैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता इसमें सक्सेसफुल हो रहे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, तो उनको ये पक्का ध्यान रखना चाहिए कि भैया करना तो है। मैं इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बता दूंगा जी। 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, कपिल देव की कैप्टनशिप में हमने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस पर तो इतना बोला गया कि लॉयड की टीम जो है वेस्ट इंडीज की वो आराम से तीसरी बार जीत जाएंगी, लेकिन फाइनल में वो हारे, उसका परिणाम करके हम जीते, वो बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्लाइव लॉयड रिटायर होने वाला था, लेकिन उसको इतना गुस्सा आ गया कि क्या इंडिया ने मुझे हराया, इंडिया को हरा कर ही रिटायर हो जाऊंगा। इसलिए वो उसके बाद जो इंडिया में वेस्ट इंडीज की टीम लेकर आ गया, उसने 6 के 6 वनडे हमको हराया। उसके बाद जब टेस्ट मैच सीरीज हो गई तो मेरा ख्याल है कानपुर में पहली टेस्ट हुई थी, पहली टेस्ट, और वो पहली टेस्ट 3 दिन में उन्होंने ख़त्म कर दी थी। टेस्ट मैच जो 5 दिन चलती है वो 3 दिन में ख़त्म कर दी। और उसमें मेरा अगर याद सही है तो पहले बैटिंग करते हुए गावस्कर तो झट से 0 पर ही आउट हो गया था, दूसरे में कुछ 15-25 बनकर आउट हो गया, तो उसके 3 दिन में मैच खत्म हो गई। उसके बाद दिल्ली में थी शायद, तो गावस्कर के एक रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, वो हमारे पहचान के थे, उनसे बात होती रहती थी। तो उन्होंने बाद में एक बात बताई मुझे, उसके बाद मुझे याद है कि दिल्ली टेस्ट मैच जो थी, तो दिल्ली टेस्ट मैच में गावस्कर ने मार्शल के पहले बॉल पर सिक्सर मारा था और हुक मारा था, जो गावस्कर कभी खेलता नहीं था, कि मार्शल मुझे डरा रहा है तो मैं उसको डराऊंगा, इस ढंग से। लेकिन ये सब हो गया और गावस्कर मुंबई में आ गया। तो वो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहानी मुझे बताई कि 3 दिन में वो मैच, टेस्ट मैच कानपुर का ख़त्म हो गया था, और गावस्कर की जो पत्नी है वो बेसिकली कानपुर की है, तो उसके पहचान वाले वगैरह बहुत। तो जिस ढंग से वो 2 बार फेल हो गया था, तो उससे उभरने के लिए गावस्कर ने सब कुछ बंद कर दिया और कानपुर के बच्चे को लाकर मैदान में खड़ा कर दिया कि मुझे जख्मी करने के लिए बॉलिंग करो, मुझे जख्मी करना है तुम्हें। और उस पर उसने 3 दिन लगातार प्रैक्टिस की और बाद में दिल्ली के मैच में उतरा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रिश्तेदार ने, और एक गावस्कर के रिश्तेदार में, पई करके उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने एक बात और बताई थी कि गावस्कर ने उनको बताया कि क्रिकेट का मतलब गावस्कर होता है, अगर गावस्कर खेलेगा नहीं तो गावस्कर है ही नहीं। अगर क्रिकेट नहीं खेलता है तो कौन पूछेगा नहीं गावस्कर को। इसलिए उसने, और पहला गावस्कर ये पहला खिलाड़ी है जो एडवर्टाइज में आया था, जिसने एडवर्टाइज शुरू कर दी, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बाकी के आ गए मॉडल बन के, लेकिन पहला मॉडल कौन था, तो गावस्कर था। तो उसने एडवर्टाइज वगैरह बिल्कुल बंद कर दी उसका, उस समय में, कि नहीं, क्रिकेट पहला। तो विश्वासार्हता का मतलब जो होता है, लॉयल्टी का मतलब जो होता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आज आपको अगर यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी इच्छा से देख रहे हैं, तो उनका सम्मान रखो, उनकी जो आस्था है। देखो, किसी से आप स्पॉन्सरशिप लोगे, एडवर्टाइज या किसी भी तरीके से धनराशि उठाओगे और उनका एजेंडा चलाओगे, तो लोगों की जो आपके तरफ आस्था है वो बेचोगे, वो मत बेचो। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये बड़ा कोई त्याग वगैरह नहीं है। यूट्यूब भी तो आपको पैसा देता है, वो इनफ है हमारे लिए, जितना छोटा हो ज़्यादा हो, लेकिन अपने बलबूते पर, अपनी टैलेंट पर जो कमाते हो उसको समझो। ये जो दूसरी तरफ से पैसा आता है वो जब तक आप पॉपुलर रहोगे उस तक रहेगा, और उनके कारण आपकी पॉपुलैरिटी गई तो वापस लाने में शायद 4-5 साल या ज़िंदगी चली जाएगी। इसलिए सावध हो जाओ।
बाबू, मैंने देखा है इधर जब कभी मुझे विमान से यात्रा करने का अवसर मिलता है, जैसे हवाई अड्डों पर जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, या लॉबी में बैठ कर के हम इंतज़ार करते हैं कि फ़्लाइट का टाइम हो जाए, कोई ना कोई पहचानता है, आता है, बात करता है, कभी सेल्फी लेता है, कभी ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों से अहंकार में घिर सकते हैं, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, अपने को स्टार समझने की भूल कर सकते हैं। दूसरे, मैंने देखा है जयपुर डायलॉग में जब हम प्रोग्राम में गए थे पिछले साल भी और इस साल भी, वहाँ भी इतने सारे हमारे दर्शक पहुँचते हैं और वो तरीके से हमें अपना फीडबैक भी देते हैं, हमारे साथ सेल्फी भी लेते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आपके प्रति तो हद से ज़्यादा दीवानगी मैं लोगों में देखता हूँ। और इधर महाराष्ट्र में भी आप लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। नासिक में आपने किया है, परेल में किया है, पुणे में किया है, संभाजी नगर में किया है। कुल मिलाकर के जो लोगों का ये फीडबैक है, जो हमारे प्रति जो ये विश्वसनीयता है, इसके मूल में आप क्या पा रहे हैं? जो मेन स्ट्रीम का सो कॉल्ड मीडिया रहा है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया रहा है, उसके प्रति लोगों का मोहभंग, ये बड़ी वजह है। बिल्कुल मोहभंग हुआ है, इसीलिए तो लोग सच्चाई ढूंढते ढूंढते हमारे पास पहुँचे। देखो, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? यूट्यूबर्स हो, सोशल मीडिया पर जो स्टार बने हुए, उनकी असली में अगर ताकत क्या है तो हमारी सच्चाई है। हम जो पेश करते हैं, हम जो दिखाना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं है। ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी। तो दूसरा कोई हमारी विश्वास का फायदा उठाना चाहता है, उससे संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो विश्वासार्हता चली जाती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो हमारी आस्था बेचने निकला है, तो आपसे उसका मोहभंग हो जाएगा, वो आपकी तरफ पीठ करके निकल जाएगा और फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो, एक बात होती है, हम अगर ज़मीन पर है और चौथी मंजिल पर जाना है तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, लेकिन जब ज़मीनी लेवल पर होते हैं, उससे हम गड्ढे में गिर जाए तो उससे पहला ज़मीन पर आना पड़ता है और उससे ऊपर जाना होता है। तो आप अगर आज तीसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, सातवीं मंजिल पर हो तो एक बात ध्यान में रखो, गड्ढे में नहीं गिरना है। क्योंकि गड्ढे में गिरोगे तो उसके बाद ज़मीन पर आने में ही बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि ये हमारी आस्था बेचने निकला है। देखो, लोग जब प्रेम करते हैं, हमने अभी ओमकार जी बोल रहे, सही है कि हम जयपुर में थे, मैं तो मुंबई से निकला था। मुंबई के एयरपोर्ट पर 8-10 लोगों ने मेरे सेल्फी फ़ोटो लिए। 2-3 बच्चे थे अच्छे, यानी IT के जवान लड़के थे, उन्होंने मुझे बैग तक उठाने नहीं दिए। नहीं, हम सब करेंगे। जयपुर में आकर वहाँ की टैक्सी मिलने तक उन्होंने मेरी बैग तक मुझे उठाने नहीं। ये जो प्यार है, ये बेचने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, ये संभालने के लिए। जो कैश न करने वाला चेक मानता हूं मैं, ये चेक है हमारे पास, लेकिन ये कैश नहीं करने। जिस दिन कैश करोगे, चेक का मूल्य खत्म हो जाता है। जैसे 2000 के नोट बंद हो गए, उसके पहले 1000 के नोट बंद हो गए, तो हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई अहमियत या कीमत नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि लोग हमको प्यार करते हैं तो वो प्यार बेचने के लिए नहीं है, और वो खरीदने वाले आ जाएंगे हमारे पास। तो सोच लो कि हमारा बच्चा है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको हम अगर इज्जत मानते हैं, इसके लिए उसको कोई बुरी नज़र से देखे तो जो हमको गुस्सा आता है, वो गुस्सा हमको कोई हमारी पॉपुलैरिटी खरीदने आता है तो वो गुस्सा आना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी पवित्र रिश्ता है। जो लोग हमको सुनते हैं, जो लोग हमको देखते हैं, उनसे हमारा जो रिश्ता है, मैं तो ये बोल दूं कि मुझे बहुत लोग यानी गुस्सा इतने हो जाते हैं कि मैं तो नीचे क्या बोलते हैं, गूगल पे हो या
पे में क्या बोलते हैं पेटीएम, ऐसा नंबर भी नहीं देता, क्योंकि मुझे बहुत जो यूट्यूब से मिलता है वो बहुत है, मैं मानता हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे लोगों को लगता है, मुझे अभी मुंबई एयरपोर्ट पर अग्रवाल नाम के एक मुंबई के बिजनेसमैन मिले थे, वो बोले आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। मैंने बोला कैसे नहीं होगा, वो सब्सक्राइब दिखाई देता है, उधर क्लिक करो। नहीं उससे पैसा नहीं जाता। मैंने बोला पैसे कैसे जाएंगे? नहीं मुझे आपको पैसा देना है, मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है आप मुझे कुछ देते हो तो मुझे उसकी कीमत चुकानी चाहिए। तो मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो बोला ये बात गलत है, अगर आप हमें कुछ दे रहे हैं तो हम फ्री में क्यों ले? देखो प्यार कितना होता है लोगों को। मैं ना बोल रहा हूँ लेकिन उसको कीमत चुकानी है। तो ये जो प्यार होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो हम अगर वही प्यार किसी और को बेचने निकले तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। प्यार बेचने की या खरीदने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया पर हम कुछ कर रहे हैं और उसको रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग हमसे प्रभावित हो रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा सच बोलने की कोशिश करें। जो सच का मतलब ये होता है कि जो मुझे सच लगता है, अगर मैं एक चीज़ से कन्विंस हो गया हूँ कि भाई मोदी जी इस देश को भलाई की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए मैं मोदी की तरफदारी करूँगा, उसमें मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी मुझे खरीदना चाहे तो मैं बीजेपी के खिलाफ ज़रूर बोलूँगा कि ये मुझे खरीदना चाहते हैं, फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अगर मोदी मुझे अच्छे लगते हैं, जिसको अच्छा काम कर रहे, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, तरफदारी कर रहा हूँ। अगर उसका फायदा उठाकर कोई कांग्रेस या और पार्टी का अपना एजेंडा मिलावट करके मेरे से लोगों को सुनाना चाहेगा तो वो गद्दारी होती है, अपने रिश्ते से गद्दारी होती है, अपने प्यार से गद्दारी होती है, दगाबाजी होती है, वो नहीं करनी चाहिए। भाव आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी कह दी है अपनी बात ख़त्म करते करते, कि ठीक है वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर समाज और राष्ट्र की जो बेहतरी है उसके मद्देनज़र रख करके हम इस समय कहीं ना कहीं अपने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे लोग हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, होते भी हैं, वो कई बार कमेंट भी करते हैं। वो सब शिरोधार्य है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको लग रहा है कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं, आप हमारी क्रिटिसाइज़ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी या मोदी सरकार भी हमको प्रभावित करने की कोशिश करे, यानी कुछ फेवर देना चाहे और फेवर लेने की कोशिश करे, तो हमें वहाँ सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको, बल्कि आपने ही मुझे कहा था कि पीयूष गोयल के यहाँ से कांटेक्ट किया गया है आपको। आप चूँकि पुणे में हैं, मुंबई में हैं, तो आप जा नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने आपसे ही मेरा भी नंबर लिया था कि हम ओशियन नेटवर्क को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। तो अब वो उन्होंने हम लोगों को बताया, जब मेरे से कांटेक्ट किया, कि देश के 50 टॉप यूट्यूबर को हम बुला रहे हैं उनके विचार जानने के लिए, उनके सुझाव लेने के लिए। चूँकि ये कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो विज्ञान भवन नहीं, वाणिज्य भवन में जो नई मिनिस्ट्री बनी है वहाँ पर हम लोगों को बुलाया गया, और बहुत सारे चर्चित यूट्यूबर वहाँ पर उपस्थित थे, उनमें एक मैं भी था। जो पहली मीटिंग हुई मिनिस्टर के साथ, तो मैक्सिमम उन्होंने यूट्यूबर्स से उनके विचार ही लिए कि आप उपभोक्ता संबंधी जो मामले के मंत्रालय है, इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव दीजिए। अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने फिर दूसरी बार बुलाया, और दूसरी बार बुला कर के बातें तो लगभग वही हुई सारी, लेकिन आखिर में पीयूष गोयल ने कहा कि चलिए हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो मेरा माथा ठनका थोड़ा सा। तो यहाँ आकर के यूट्यूबर को सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि देखो, मैं तो अभी तो 52 साल से ज़्यादा पत्रकारिता मैंने की है, लेकिन बाला साहब ठाकरे और हमारे अभी जो दोनों हयात नहीं है, दूसरे थे बाला साहब विखे, ये दो नेता छोड़कर मैं किसी भी नेता से कभी दोस्ती नहीं की, ना तो मिला हूँ। हाँ, किसी फंक्शन में मिले होंगे,
ठीक है लेकिन उसके बाद पर्सनल लेवल पर मेरे किसी भी नेता से रिश्ते रहे नहीं, ना कि मैं उनसे मिलने जाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बात होती है कि अगर मिलते जुलते रहते तो एक बात होती है कि उसकी गलती दिखाने के लिए हम डगमगा जाते, तो वो ना हो इसलिए मिलो ही नहीं। हाँ, एक बात होती है कि किसी की पर्सनल बात मुझे सुननी भी नहीं है। जो नेता पब्लिक लाइफ में है, वो जो करता है बोलता है, उसका अगर जनता के हितों पर परिणाम हो रहा है तो उस पर मैं बोलूँगा ज़रूर, लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए बदनामी अगर पर्सनल हो रही है तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, उसकी गलतियाँ दिखाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि किसी के भी प्रभाव में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वो यही नहीं, अंदर की बात निकालनी है। अंदर क्यों? अंदर की बात निकालते निकालते आधे पत्रकार खुद पॉलिटिशियन बन गए, किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएट हो गए। हम आज भी स्वतंत्र हैं। मुझे याद है, देखिए आप तो भाऊ तुलसीकर जो सुनते हो तो आपको याद होगा कि मैं शरद पवार को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, उनकी बहुत आलोचना करता हूँ, लेकिन 2 मेरे वीडियो आपको मिलेंगे कि जिस पर शरद पवार पर गलत ढंग से इल्ज़ाम लगाए गए, उनकी निंदा की गई, तो वो जो करने वाले थे उनकी आलोचना मैंने की है। क्यों? कि शरद पवार का मुंह ऐसा दिखता है वगैरह, तो मुझे गुस्सा आ गया। अरे शरद पवार पॉलिटिकल फिगर है, उसके पॉलिटिक्स पर बात करो, वो कैसे दिखते कैसे नहीं दिखते ये जनता का मामला है नहीं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो जनहित में है उसके बारे में बोलो, उसके बारे में जो आलोचना है, तारीफ है, वो उसके बारे में होनी चाहिए जो बात जनता की हित में हो, ना कि हमारे हित में हो। हमारे हित के बारे में जब सोचने लगते हो तो वो धंधा बन जाता है। आज के मीडिया हाउस ये बिजनेस चलाते, वो जर्नलिज्म नहीं करते, क्योंकि और कहीं से बहुत सारा पैसा मिला है तो उसके एक मीडिया हाउस खोल दिया, और मीडिया हाउस के खबरों का दबाव जो है वो पॉलिटिशियंस पर लाने के लिए हो रहा है, ना कि जनता को प्रगल्भ करने के लिए, सयाना करने के लिए मीडिया हाउस नहीं चलते। तो इसलिए वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो चलाने वाले जो मीडिया हाउसेस है वो करप्ट पहले से है, क्योंकि उनको जर्नलिज्म करना ही नहीं है। अच्छे संपादक, अच्छे पत्रकार, उनको एक अच्छा पगार दे दो, वेतन दे दो, सैलरी अच्छी दे दो, और मानो पाले हुए कुत्ते जैसे इस पर भोंकना उस पर भोंकना, आते जाते बाकी तुझे चाहिए उस पर भोंकना। इस ढंग से जो क्या बोलते हैं उसको मीडिया हाउस चले गए तो वो जर्नलिज्म नहीं है। और इसीलिए तो लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं है। हम सीधे साधे हमारे दिल की बात बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो हम सोचते हैं वो बहुत सारे लोग सोचते हैं। उनके पास व्यक्त होने के लिए शब्द नहीं है। जो शब्द हमारे पास है तो वो अपने ही मन के जो बात है वो ढंग से सुनने के लिए, उसकी रचना सुनने के लिए हमारे पास आते, उसको बेचना गलत होगा। और अंत में मैं भाव ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो खेमेबंदी हो गई है मीडिया में भी, प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, अब तो सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि कोई अलग विचारधारा से संबंधित है, अलग पार्टियों से, अलग नेताओं से संबद्ध है, उन्हीं के गुण गाता है और दूसरे पक्ष के नेताओं और पार्टियों की आलोचना करता है। चाहे इन्होंने अच्छा काम किया है तो भी वो आलोचना करते हैं, उन्होंने चाहे गलत काम किया है फिर भी उनको फेवर करते हैं। ये कितना खतरनाक है डेमोक्रेसी में? नहीं, ये खतरनाक ही है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। आप कितना भी उसको सही ठहराने की कोशिश करो, उससे कुछ निकलने वाला नहीं। देखो, मैंने अगर मोदी जी कैंडिडेट नहीं थे तब मैंने एक सीरियल लिखी थी कि भैया मोदी को प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट बनाओ, तब बीजेपी के दिल्ली के नेता ये सोच भी नहीं सकते थे। 8 महीने बाद उनको बनाया गया। तो वो जो सीरियल थी तो मोदी कैंडिडेट बनने के पहले की थी। अब तब मैंने जो बोला था वो सच हो गया। तो बहुत सारे
हमारे दोस्त थे जो अलग विचारधारा वगैरह मानते हैं, वो मुझे मूर्ख मानते थे। बाद में बोले ठीक है तेरी लॉटरी लग गई, लेकिन 2019 में फिर मैं सही हो गया। तो आप आयन रैंड नाम की एक लेखिका, अंग्रेजी लेखिका है, तो नॉवेलिस्ट है, उसका एक बढ़िया वचन है कि आप सच को इग्नोर कर सकते हो लेकिन उसके गलत परिणाम से छूट नहीं सकते। तो जिनको मैं गलत लग रहा था वो तो गलत परिणाम से नहीं, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ या जो मेरा आकलन है वो गलत निकल सकता है, लेकिन वो दिल से निकला है, मुझे सच लगता है वो मैं बोलूँगा। जो सच दुनिया कहती है उसको मैं सच नहीं कहूँगा। हमें वही सच बोलना है जो हमें दिल से, अपने दिल से सच लगता है। और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोग कहते हैं अगर भाऊ बोलता है तो हाँ भाई भाऊ बोलता है इसलिए सच है, नहीं, गलत। आपको दिल से वो सच लगना चाहिए, तब जाके वो सच होता है और वो प्रभावी होता है किसी के। इसलिए मैं बोल रहा, एडवर्टाइज क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग वो होता है कि हम लोगों को कुछ बेचना चाहते, एक आइडिया बेचना चाहते या कुछ माल बेचना चाहते, तो सोच भी बेचना चाहते। लेकिन बेचने से एक बार हमारे एक वसंत साठे करके बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बड़े थे, यानी बॉबी जो फिल्म थी उसकी आइडिया उनकी थी, जो उन्होंने राज कपूर की दी कि भाई इस पर फिल्म बना वगैरह, स्टोरी उन्होंने बता दी। तो वो पब्लिसिटी में थे, तो हम बिल्कुल यंग थे। तो मैंने उनको पूछा था कि आप इतनी फिल्मों की ऐड करते हो तो उसका कुछ रियली फिल्म चलने में फ़ायदा होता है? तो बोले देख भाऊ, हम कितनी भी ऐड करें, पोस्टर लगाए, ये लगाए, पेपर में छपवाए, लेकिन पहले 7 दिन उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद माउथ पब्लिसिटी पर फिल्म चलती है। जो देखकर निकले हैं वो अगर उसकी प्रशस्ति करे, फेवर दिखाए तो और लोग आ जाएंगे। अगर वो गाली देकर निकल गए तो नुकसान ही नुकसान है। तो एडवर्टाइज से पहले हफ्ते की भीड़ आती है, लेकिन वो अगर गलत निकल गया तो डूब गया। तो बोलने का मतलब ये है कि मार्केटिंग से हर बार फायदा होता है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, पहली बार कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने में मार्केटिंग का फायदा ज़रूर है, लेकिन एक समय निकलने के बाद उसका नुकसान हो सकता है अगर आपका माल सच्चा नहीं है। तो हम पिछले 4 महीने से देख रहे हैं, 5 महीने से, कि इंडिया अलायंस पूरे मीडिया में छा गया था। पिछले 1 महीने से इंडिया अलायंस क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि एडवर्टाइज बहुत हो गया, लेकिन माल ना गोदाम में है ना दुकान में है, तो खत्म हो गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर और मीडिया में हो रहा है तो हमारे मीडिया में ना हो। लोग हम पर भरोसा करते हैं, हमको वो मानो भगवान जैसा उस भरोसे को संभालना है। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने आज चर्चा की है, बहुत धन्यवाद। और आप सबसे ये निवेदन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें और अपने मित्रों को इसे फॉरवर्ड करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय ऑल वाले जो बटन पर ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के हर नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।